कहानी शुरू होती है स्प्रिंगवुड नामी रेस्टोरेंट से, जहां डीन रसल नाम का एक लड़का अकेला ही उदास बैठा होता है। वो थकावट से चूर लग रहा होता है क्योंकि वो कई रातों से सोया नहीं होता। वो जब भी सोता उसे बहुत ही खौफनाक ख्वाब आते और वो डर कर जाग जाता था। हैरानगी की बात तो ये थी कि वो जो कुछ भी ख्वाब में देखता हकीकत में भी वैसा ही हो जाता, इसलिए वो सोने से घबराता है। मगर आज वो बहुत थक चुका होता है तो रेस्टोरेंट में बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। तो फिर से वो एक डरावना ख्वाब देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जहाँ उसके सिवा कोई भी नहीं होता, बस आग जल रही होती है कि अचानक वहाँ फ्रेडी नाम का एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का शख्स आता है, जिसका सारा जिस्म और चेहरा जला होता है। उसके हाथ में पहने दस्तानों के आगे लंबे ब्लेड लगे होते हैं जिनसे वो किसी को भी चीर फाड़ सकता है। ये पहले भी डीन को डराया करता है। आज भी ये उसके चेहरे पर वो ब्लेड्स मारने ही वाला होता है कि वो चेहरे के आगे अपने हाथ रख लेता है तो ब्लेड से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। तभी डीन की आंख खुल जाती है तो वो फौरन से अपना हाथ देखता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसा उसे ख्वाब में दिखता है वो हकीकत में भी हो जाता है। सो वो देखता है कि उसका हाथ वाकई में जख्मी होता है। वो टिश्यू पेपर से खून साफ करता है। तभी उसकी दोस्त क्रिस आ जाती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, कहीं हेलुसिनेशन में तुम खुद को ही तो जख्मी नहीं कर रहे। तो डीन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब भी सोता हूँ तो मुझे ऐसे ही खौफनाक ख्वाब आते हैं जिनमें फ्रेडी मेरे पीछे पड़ा होता है। आज भी उसी ने मेरा हाथ जख्मी किया है। इसी खौफ से मैं कई दिनों से सो नहीं सका। मगर क्रिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। बातों बातों में ही डीन की फिर से आंख लग जाती है तो उसे फिर से ख्वाब में फ्रेडी नजर आता है, जो ख्वाब में उसका गला काट रहा होता है, जबकि हकीकत मुख्तलिफ और उससे भी ज्यादा भयानक होती है। जो क्रिस और रेस्टोरेंट की वेट्रेस जिसका नाम नैन्सी है अपनी आंखों से देख रही होती है। डीन के अपने हाथ में छुरी होती है जिससे वो अपना गला खुद ही काट रहा होता है और दोनों लड़कियां चीख चीख कर उसे रोक रही होती हैं, मगर वो अपने गले पर छुरी फेर देता है। अगले रोज डीन की आखिरी रसूमात होती हैं, जहाँ क्रिस भी उदास खड़ी रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी होती है जो डीन की कब्र पर फूल रखती है। उसके कपड़े पर भी वैसे ही निशान होते हैं जैसे उसे भी फ्रेडी ने ही ब्लेड मारकर जख्मी किया हो। अचानक फ्रेडी का हाथ नमूदार होता है और उस बच्ची को टांग से पकड़कर खींच लेता है। तभी क्रिस का पुराना दोस्त और क्लास फेलो जेसी आता है। क्रिस उसे बताती है कि डीन ने अपनी जान नहीं ली बल्कि उसे वाकई में किसी और ने मारा है। वो मुझे बताया करता था कि उसके साथ क्या होता है, मगर तब मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आता था। मैंने उसका गला कटते अपनी आंखों से देखा है। इसके पहले वाले ख्वाब और फिर ये गला कटने की वारदात सब एक ही कड़ी लगते हैं। यहाँ पर वेट्रेस नैन्सी भी होती है जो दरअसल इस कहानी की मेन किरदार भी होती है। वो भी इन दोनों की बातें सुन लेती है तो उनके पास आती है और बताती है कि डीन बिल्कुल सच कहता था, क्योंकि वो मेरा क्लास फेलो था और मैं जानती हूँ कि उसे ख्वाब बचपन से आते हैं। इसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। डीन के बाद उसकी दोस्त क्रिस के साथ भी वही वारदात शुरू हो जाती है। उसे भी वही खौफनाक ख्वाब आने लगते हैं जिसमें फ्रेडी उसे बहुत डराता है। एक रोज जब क्रिस क्लासरूम में होती है तो वहीं बैठे उसकी आंख लग जाती है। वो ख्वाब में फ्रेडी को देखती है। वीरान सा अंधेरा क्लासरूम होता है जिसमें वहाँ पानी खड़ा होता है। फ्रेडी आता है जिसके हाथों के आगे लंबे ब्लेड लगे होते हैं। वो क्रिस के पास आता है और उन ब्लेडों से उसके बाल काट लेता है तो चीख मारकर उसकी आंख खुल जाती है। साथ बैठे उसके क्लास फेलोज हैरान होकर पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ। क्रिस के कटे हुए बाल उसके सामने किताब पर पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। दिन ब दिन उसके ख्वाब मजीद डरावने होते जाते हैं। अब वो सो भी नहीं सकती और समझती है कि अगर वो सोई तो डीन की तरह फ्रेडी उसे भी मार डालेगा। इसी परेशानी में एक रोज जेसी रात को उसे कंपनी देने आता है ताकि वो सो सके। जब क्रिस सो जाती है तो फिर से वो ख्वाब देखती है कि फ्रेडी ने क्रिस के डॉग को मार डाला है। तो वो डर कर उठ जाती है, मगर पूरी हवास में अभी नहीं होती। वही ख्वाब भी देख रही होती है। उसे लगता है कि उसकी आंख का खुलना ख्वाब था। वो फिर से लेट जाती है तो फिर से वो ख्वाब देखती है कि फ्रेडी उसके साथ लेटा हुआ है, हालांकि उसके पास जेसी होता है। फ्रेडी उसे उठाकर छत में मार मार कर मार डालता है। इसके बाद जेसी भी जाग जाता है। वो क्रिस को पुकारता है, हिलाता है, मगर वो तो मर चुकी होती है। जेसी को याद आता है कि नैन्सी उस रोज फ्रेडी के बारे बात करना चाह रही थी, मगर हमने उसकी नहीं सुनी। उसे जरूर फ्रेडी के बारे कुछ मालूम होगा। तो वो नैन्सी की तरफ दौड़ता है। वो उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम सब जानती हो, ये भी कि ये सब क्यों हो रहा है, बताओ फ्रेडी कौन है। तो नैन्सी उसे बताती है कि मुझे बस इतना पता है कि फ्रेडी ने जिसकी जान लेना होती है उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है, 1 2 फेयर इज कमिंग फॉर यू, एक तरह का काउंट डाउन कि फ्रेडी उसकी जान लेने आ रहा है। वो ये भी बताती है कि फ्रेडी अब उसके ख्वाब में भी आ रहा है। जैसे उससे कहता है कि जो सब हमारे साथ हो गया सो हो गया, अब मजीद ना होने पाए, इसलिए अब तुमने बिल्कुल सोना नहीं, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। क्योंकि जैसी रात क्रिस के घर था तो पुलिस को शक होता है कि क्रिस का कत्ल उसी ने किया होगा। पुलिस जेसी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ताहम फ्रेडी वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही उसकी आंख लगती है फ्रेडी उसके ख्वाब में आ जाता है, जिसमें जेसी एक अंधेरी वीरान फैक्ट्री में होता है। फ्रेडी उसके पीछे पड़ा होता है। जेसी देखता है कि क्रिस की डेड बॉडी वहाँ लटकी हुई है। वो यही सोच रहा होता है कि क्रिस की डेड बॉडी तो पुलिस के पास होगी,
होगी तो फ्रेडी ने अपनी दुनिया में क्रिस की ये कौन सी बाड़ी लटका रखी है कि तभी फ्रेडी जेसी को भी ब्लेड घोंपकर बेदर्दी से मार डालता है और इसकी डेड बॉडी को भी वहीं लटका देता है। इधर हकीकी दुनिया में भी जेसी की इसी तरह मौत हो जाती। दूसरी तरफ नैन्सी को दिखाया जाता है जो बारी बारी इस तरह सब दोस्तों के मारे जाने पर बहुत ज्यादा टेंस होती है। वो अब एक और दोस्त स्मिथ के साथ बैठी होती है। स्मिथ बताता है कि उसे भी इसी तरह के खौफनाक ख्वाब आ रहे हैं। ताहम मेरे लिए फिलहाल महज ख्वाब भी है क्योंकि अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ ख्वाब में पेश आया वो हकीकत में नहीं हुआ, तो मैं इस खुराफात को मानता ही नहीं क्योंकि कोई फ्रेडी किसी के ख्वाब में आता है और उसे हकीकत में मार डालता है। ये सब फजूलियात हमारे दिमाग का फसाद होती है। ताहम जब कभी मुझे ज्यादा खौफनाक होता है तो मैं ये टैबलेट्स खा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। आप भी ये खा लिया करें। मगर नैन्सी कहती है कि नहीं, तुम हकीकत नहीं जानते। अगली सीन में नैन्सी वापस घर आकर शावर लेने लगती है तो बाथ टब में ही उसकी आंख लग जाती है। ताहम एहतियातन उसने फोन पर अलार्म लगाया होता है ताकि वो ज्यादा देर सोने ना पाए। एक बार तो वो अलार्म पर जल्दी जाग जाती है मगर दोबारा उसकी आंख लगते ही उसे ख्वाब आ लेता है। वो स्कूल में मौजूद होती है जहाँ फ्रेडी उससे मारने ही वाला होता है कि उसके फोन पर अलार्म बज उठता है तो वो ख्वाब से बाहर आ जाती है और वो खुशकिस्मती से बच जाती है। इसके बाद वो अपनी माम के पास जाती है और पूछती है कि मेरे ख्वाब में बार बार स्कूल क्यों आता है और फ्रेडी मेरा पीछा स्कूल में ही क्यों कर रहा होता है। तो माम उसे कहती है कि ये तुम्हारे खौफ और नींद ना करने की वजह से हो रहा है। नैन्सी कहती है कि आप सबको गलत लगता है, असल बात कुछ और है, और फिर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगली सीन में वो अपने दोस्त के साथ अपनी पुरानी चीजें देख रही होती है जिनमें से उसे एक तस्वीर मिलती है जो इन सब दोस्तों की बचपन की थी, जिसमें उसके तब के क्लास फेलोज भी मौजूद होते हैं। वो देखती है कि उसके अब के दोस्त जिन्हें फ्रेडी ने मार डाला वो बचपन में भी उसके साथ पढ़ते रहे हैं। तभी उसकी माम वहाँ आ जाती है। वो उससे कहती है कि अब तुमने हकीकत जानने की ठान ही ली है तो सुनो, तुम जब छोटी सी थी तो हमने तुम्हारा दाखिला एक मिशनरी स्कूल में करवाया था जहाँ और भी बहुत से छोटे बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में एक माली हुआ करता था जो सारे बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसका नाम फ्रेड था मगर लोग उसे प्यार से फ्रेडी बुलाते थे। मगर फिर उसकी बच्चों के साथ हद से ज्यादा लगन से हम वालिदैन को शक होने लगा कि ये इतना ज्यादा क्यों करता है। तुम तो उसकी सबसे फेवरेट थी। एक रोज तुम घर आई तो तुम्हारे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। तुमने मुझे वो सारी तफसील बताई कि फ्रेडी ने तुम्हें एक खुफिया जगह पर ले जाकर तुम्हारे साथ क्या कुछ किया था। हमारा शक दुरुस्त निकला था। मैंने सब वालिदैन को बता दिया और हम सब ने अपने अपने बच्चे स्कूल से उठवा लिए। हमने फ्रेडी को गिरफ्तार करवाने की भी कोशिश की मगर वो भाग गया था। नैन्सी ये सब सुनकर कहती है कि मुजरिम तो वो था तो हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। ये तस्वीर देखी, इसमें मौजूद मेरे कई सारे बचपन के दोस्तों को उसने मार डाला है। इसके बाद नैन्सी जब बाकी के दोस्तों से भी राब्ते की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो सारे ही मारे गए हैं। अब उनमें से सिर्फ नैन्सी और स्मिथ ही बचे हैं जबकि स्मिथ इन बातों पे यकीन ही नहीं करता। अगले सीन में स्मिथ अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग कर रहा होता है तो कई दिनों से सो न सकने की वजह से स्विमिंग पूल में ही उसकी आंख लग जाती है। उसे ठंडे पानी में खूब मजे की नींद आती है मगर उसे क्या खबर कि उसके साथ भी आज ही वारदात होने वाली है। वो उसके कई दोस्तों के साथ हो जाने के बावजूद वो उस पर यकीन नहीं करता। वो ख्वाब में उसी पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जिसमें फ्रेडी ने उसके बाकी दोस्तों की डेड बॉडीज लटका रखी थी। वो फैक्ट्री में भी पानी के तालाब में गोते खा रहा होता है। वो ख्वाब ही में देखता है कि कई सारे लोग फ्रेडी के पीछे लगे हुए हैं। फ्रेडी भागते हुए इस फैक्ट्री में घुस जाता है तो वो लोग जो दरअसल कत्ल होने वाले बच्चों के वालिदैन होते हैं उस फैक्ट्री में बंद करके आग लगा देते हैं जिसमें फ्रेडी जिंदा जलकर अपने अंजाम को पहुंच जाता है। इसके साथ ही खुशकिस्मती से स्मिथ की आंख खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा खौफजदा होता है। उसे अपने डैड से कंफर्म हो जाता है कि ये सब क्या चक्कर था। वो फौरन नैन्सी के पास पहुंचता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि जो दोस्त जा चुके उनका तो कुछ नहीं हो सकता मगर जो अभी जिंदा है उन्हें बचाने के लिए हमें उस मिशनरी स्कूल जाना होगा और जुल्म की इस मिस्ट्री का हल निकालना होगा। रास्ते में स्मिथ दवा लेने के लिए एक स्टोर में जाता है। काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आता तो नैन्सी भी स्टोर में चली जाती है तो अचानक स्टोर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और उसी तरह का अंधेरा हो जाता है जैसे नैन्सी ख्वाब में देखा करती है। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब ख्वाब है या हकीकत, ताहम वो यही समझती है कि ख्वाब ही होगा क्योंकि फ्रेडी हमेशा उसे ख्वाब में आकर ही डराया करता है। तभी फ्रेडी उस पर हमला कर देता है। नैन्सी मज़ाहमत करती है तो फ्रेडी की शर्ट का एक टुकड़ा फट कर नैन्सी के हाथ में आ जाता है और वो ख्वाब से बाहर आ जाती है। उसे काफी जख्म आए होते हैं। स्मिथ अब तक उसके पास पहुंच जाता है, उसे तसल्ली दिलासे देकर उठाता है। अगले सीन में वो दोनों अपने बचपन के मतलूबा स्कूल में पहुंच जाते हैं जो वीरान खंडर बना होता है। वहाँ काफी पुरानी चीजें ही टूटी फूटी पड़ी होती हैं जिनमें कोई स्कूल की कोई किसी बच्चे की जाती चीजें होती हैं। एक संदूक में उन बच्चों की तस्वीरें भी पड़ी होती हैं जिन्हें फ्रेडी ने मार दिया होता है। नैन्सी वो तस्वीरें देखकर जज्बाती हो जाती है और स्मिथ से कहती है कि अब इससे पहले कि ये हमें भी मारे हम उसको मार डालेंगे। स्मिथ कहता है कि मगर ये मुमकिन कैसे होगा, वो तो हकीकी दुनिया में मौजूद ही नहीं, जबकि ख्वाब में हमारा उस पर तो क्या खुद पर भी कंट्रोल नहीं होता। नैन्सी कहती है कि ठीक है, ख्वाब की दुनिया में उसे मारना नामुमकिन सही, लेकिन उसे यहाँ लाकर तो मारा जा सकता है ना। ये देखो, मैं उसकी शर्ट का ये टुकड़ा यहाँ ले आई हूँ, तो क्या खुद उसी को यहाँ
यहाँ नहीं ला सकूंगी, मतलब कि नैन्सी का प्लान है कि फ्रेडी को ट्रैप करके हकीकी दुनिया में ले आए। इसके बाद स्मिथ उसे कहता है कि अब तुम कुछ देर आराम कर लो, बहुत टाइम से तुम बिल्कुल भी नहीं सोई, मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ। थकावट से चूर नैन्सी को लेटते ही गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि उसे ये तसल्ली भी होती है कि उसका दोस्त उसके पास मौजूद है। उसे ख्वाब आया भी तो वो जगा देगा, मगर स्मिथ खुद भी बुरी तरह थका होता है। तो कुछ ही देर में उसकी भी बैठे बैठे आंख लग जाती है, तो वो ख्वाब में फिर से उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहाँ फ्रेडी उसे बेदर्दी से मारता है और कहता है कि तुम क्या समझते हो कि नैन्सी को मुझसे बचा लोगे? मेरे साथ मुकाबला तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। फ्रेडी स्मिथ को बुरी तरह जख्मी करके वहीं फेंकता है और नैन्सी की तरफ बढ़ता है। फ्रेडी पकड़कर उसके मुर्दा दोस्तों की डेड बॉडीज दिखाकर कहता है कि देखो, इन सब को मैंने मारा है। अगर तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम्हें बख्श दूंगा तो तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें भी इनकी तरह मार डालूंगा। वो नैन्सी को खून के तालाब में फेंकता है, उसे मारता है। इसी दौरान नैन्सी भी उसकी आंख में कैंची घोंप देती है, मगर फ्रेडी कैंची खींचकर ऐसे निकाल देता है कि उसे कुछ हुआ ही ना हो और कहता है कि तुम्हारे इन हमलों का ख्वाब की दुनिया में कोई फायदा नहीं, इनका मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप मेरी बात मानो। वो नैन्सी को मारने ही वाला होता है कि इसी दौरान स्मिथ नैन्सी को झंझोड़ कर जगा देता है और वो हकीकत की दुनिया में लौट आती है। मगर चूंकि नैन्सी ने फ्रेडी को मजबूती से पकड़ा होता है, तो नैन्सी के साथ फ्रेडी भी हकीकी दुनिया में वापस आ जाता है। यही तो नैन्सी का मंसूबा था। अब इन दोनों के लिए मौका था कि हकीकी दुनिया में उसे खत्म कर दे तो हमेशा के लिए उससे जान छूट जाए। मगर फ्रेडी स्मिथ पर बुरी तरह टूट पड़ता है और बिलाखिर उसे मारने ही वाला होता है कि नैन्सी उस पर हमला करके उसका ब्लेड्स वाला हाथ काट डालती है। वो उसकी तरफ मुड़कर ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन ही ना हो कि नैन्सी भी उसे यूं मार सकती है। तभी नैन्सी दूसरी बार से उसका सर भी तन से जुदा कर देती है और यूं ये शैतानी आत्मा अपने अंजाम को पहुंच जाती है। नैन्सी उसे और उसके शैतानी करतूतों की सारी वाकयात को आग लगा देती है। स्मिथ बहुत ज्यादा जख्मी होता है। नैन्सी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल बेड पे उसके पास बैठकर उसे तसल्ली दे रही होती है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, देख लो हम दोनों ने मिलकर कितना मुश्किल काम करके उस शैतानी आत्मा से कितनी जानें बचा ली, अब फ्रेडी कभी नहीं आएगा। अगली सीन में नैन्सी अपनी माँ के साथ अपने घर पहुँचती है। वो उनसे कह रही होती है कि आप सब वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रिया। वालिदैन अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, मैंने फ्रेडी को हमेशा के लिए मार डाला है। उसकी माँ बड़े आईने के सामने खड़ी होती है कि तभी अचानक फ्रेडी आईने के अंदर जाहिर होता है और बेडो वाला हाथ निकालकर नैन्सी की माम को खूनो खून करता खींचकर अपनी दुनिया में ले जाता है। दरअसल जब नैन्सी ने अपनी माम से कहा कि उसने फ्रेडी को हमेशा के लिए मार डाला है, तो फ्रेडी गुस्से में उस पर यह साबित करने आता है कि उसे आत्माओं की दुनिया से हकीकी दुनिया में लाकर नहीं मारा जा सकता। नैन्सी बेचारी चीखती रह जाती है और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है।